गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ये क्लास 9 का लेसन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, सबसे पहले सेल को जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की। सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी है बच्चा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। क्या है बच्चा? सेल। और सेल की डिस्कवरी किसने की सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में, है ना। 1665 में किया रॉबर्ट ब्राउन ने। तो उसने जो सेल की डिस्कवरी की, उसने कॉर्क सेल ली। क्या थी? कॉर्क स्लाइस से सेल ली। ठीक है, अब कॉर्क क्या होता है बच्चा? कॉर्क जो होता है वो प्लांट होता है। प्लांट के आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क। बार्क का ही पार्ट होता है कॉर्क, है ना। तो ये जो उसने सेल को, ये कॉर्क सेल होती है वो बच्चा नॉन लिविंग सेल होती है। कैसी होती है? नॉन लिविंग, है ना। या फिर इसको हम डेड सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये डेड सेल होती है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखता है? इस कॉर्क सेल या कॉर्क सेल का स्ट्रक्चर दिखता है जैसा हनी कॉम्ब होता है, वैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो हनी कॉम्ब इस तरीके से आपने देखा होगा। हनी कॉम्ब, है ना, जिसमें हनी बीज रहती है। इस तरीके से आपने देखा होगा स्ट्रक्चर। ये हनी कॉम्ब है ना। इस हनी कॉम्ब के जैसा ये कॉर्क सेल का स्ट्रक्चर होता है। ये नॉन लिविंग सेल होती है ना। और इस रॉबर्ट हुक ने जब ये फर्स्ट टाइम सेल देखी थी तो उसने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, तो इसने क्या किया था? माइक्रोस्कोप बना के इसने देखा था। अब लैटिन के अंदर सेल को क्या बोलते हैं बच्चा? लैटिन के अंदर सेल को बोलते हैं अ लिटिल रूम। लिटिल रूम। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, ये माइक्रोस्कोप बहुत ही प्रिमिटिव वाला माइक्रोस्कोप था। मतलब सबसे पहले इसने बनाया था माइक्रोस्कोप को। ये बहुत ही प्रिमिटिव था, मतलब बहुत ओल्ड टाइप का माइक्रोस्कोप था। जो आजकल दिखता है वैसा नहीं था। चलिए अब हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने, ये एक साइंटिस्ट था जिसने 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। किसको देखा? लिविंग सेल, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? डेड सेल को देखा था। और ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को देखा। और इसने भी सेल को देखने के लिए अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। ये माइक्रोस्कोप उससे थोड़ा सा इंप्रूव क्वालिटी का था। ठीक है, इसने भी अपने खुद के माइक्रोस्कोप से सेल को देखा। ये माइक्रोस्कोप इंप्रूव्ड क्वालिटी का माइक्रोस्कोप था। ओके, तो इसने फ्री लिविंग सेल को कहां से देखा था बच्चा? इसने पॉन्ड वाटर से देखा। किससे देखा? पॉन्ड वाटर से। कौन सी सेल देखी इसने? इसने पॉन्ड वाटर से बैक्टीरिया को देखा। ठीक है, इसके बाद में इसने बहुत सारी और लिविंग सेल्स को देखा, है ना, जिसमें स्पर्म सेल भी आती है। ठीक है, इसने रेन वाटर से भी बैक्टीरिया को देखा था। इस तरीके से इसने बहुत सारी सेल्स को देखा। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है इसका? रॉबर्ट ब्राउन। इसने 1831 में इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। कि इसने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? सेल में न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम। देखिए, परकिंजे। परकिंजे 1839 में परकिंजे ने बताया, एक टर्म दी जिसका नाम है प्रोटोप्लास्ट। क्या बता दे? प्रोटोप्लाज्म, सॉरी, PROTOPLASM। ये टर्म दी। ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक्चुअल में सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले किसने बताया प्रोटोप्लाज्म के बारे में?
परकिंजे ने बताया। अब इसके बाद में दो बायोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम है स्लाइडन एंड स्वान। ठीक है, क्या नाम है? स्लाइडन एंड स्वान। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। 1839 में इन्होंने सबसे पहले सेल थियरी दी। क्या बोलते हैं? सेल थियरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया इसने, सेल थ्योरी दी। ये एग्जाम में पूछते हैं बच्चा, आपको क्लास 9 के जो एग्जाम में सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडर एंड स्वान, और पूछते हैं सेल थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में पूछते हैं। तो इसने बताया कि सारे ही प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सेल से मिलके बने हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसने बताया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बताया बच्चा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला। ठीक है, अब इस सेल थियरी को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सारे ही प्लांट्स और एनिमल जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं। सबसे पहले बताया स्लाइडन और स्वान ने अपनी एक थियरी दी, सेल थियरी, और उसने बोला कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है बच्चा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, विर्चो। क्या नाम था? विर्चो। उस विर्चो ने इस सेल थियरी को क्या किया था बच्चा? एक्सपेंड किया, है ना। तो इसने बताया कि सारी ही सेल, इसने 1855 में सजेस्ट किया कि सारी ही सेल जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये टी है, ठीक है। सारी ही सेल्स किससे मिलके बनी होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ठीक है, ऑल द सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको इसने ऐसा बोला कि ओमनीज सेला ई सेला। क्या बोला? OMNIS, ओमनीज सेला ई सेला। ठीक है, तो इसने ये बोला ओमनिस सेला ई सेला का मीनिंग ये होता है कि ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सारी ही सेल जो होती है उसकी डी नोवो फॉर्मेशन नहीं होता। डी नोवो का मीनिंग होता है बच्चा नया फॉर्मेशन। सेल का नया फॉर्मेशन नहीं होता। एक सेल जो होती है वो क्या करती है? दूसरी सेल को जन्म देती है। ठीक है, मतलब इस तरीके से एक सेल से दूसरी सेल बनती है। क्लियर? तो सेल का जो बर्थ होता है, सेल जो अराइज होती है वो पुरानी वाली सेल से बनती है। ठीक है, ऐसे अचानक कोई सेल नहीं बनती। ये किसने बताया था? विर्चो ने। ओके, अब हम बात करते हैं। देखिए इसके बाद में क्या हुआ था बच्चा? 1940 के अंदर, है ना, 1940 में ही इन्होंने तो थियरी 1855 में दी। उसके बाद में देखिए बहुत सालों के बाद में 1914 के बाद, है ना, 1914 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद ही ये सेल का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है अंदर वाला, है ना, इंक्लूडिंग सेल ऑर्गेनेल्स, उसको समझना इजी हो गया। इससे पहले जो है वो सेल का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो समझ में आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, सेल बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है ना। उसके अंदर कितने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, कितना सारा उसमें सब कुछ होता है। उनको समझने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? एक मतलब बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये पॉसिबल कब हुआ? 1940 में। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तब सेल का जो इंटरनल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको समझना इजी हो गया। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं। तो बच्चा देखिए अभी हम बात करते हैं, ये हो गया, विर्चो हो गए। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की, है ना। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। देखिए ये आपको जो माइक्रोस्कोप दिखते हैं हम लैब में यूज करते हैं। ठीक है, तो लैब में माइक्रोस्कोप जो जनरली यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं बच्चा लाइट माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप, है ना। तो ये लैब में हम जनरली यूज करते हैं। तो इसमें एक्चुअल में ये ग्लास लेंस होते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चा? ग्लास लेंस होते हैं, और ये मतलब लाइट की जरूरत पड़ती है इसमें, है ना। तो जो स्पेसिमेन हम यूज करते हैं उसके इल्यूमिनेशन के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। हम लैब में दो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा
हम यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये दोनों ही माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है बेटा, जनरली मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, ये बच्चा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास तो आपने देखा होगा, है ना, मैग्निफिकेशन करता है ना, मतलब थोड़ा सा उसको बड़ा करके देखता है। तो हमारी जो ह्यूमन आई होती है, क्या होती है, ह्यूमन आई, वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करती है ना। ह्यूमन आई ऑल्सो वर्क एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और क्यों करती है बच्चा, क्योंकि उसमें आई लेंस होता है। ह्यूमन में क्या होता है बच्चा, आई लेंस होता है। तो ये लेंस जो होता है ना आई का, वो बहुत ही सिंपल लेंस होता है। तो हमारी आईज कितना देख सकती है, उसकी जो देखने की कैपेसिटी होती है ना, उसको हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, रिजॉल्विंग पावर। तो हमारी ह्यूमन की आई की रिजॉल्विंग पावर होती है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये कहां तक, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारी ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर होती है 0.1 मिलीमीटर। अब आपके पास में देखो, हमको ये माइक्रोस्कोप की क्यों जरूरत पड़ी, हमारे आई से भी तो हम देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप की जरूरत तब पड़ती है जब जो स्पेसिमेन हमको देखना है उसकी साइज 0.1 माइक्रो मिलीमीटर, सॉरी 0.1 मिलीमीटर से यदि कम साइज होगी तो हमको हमारी आई से दिखाई नहीं देगा वो ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है, उसको यूज करते हैं। और लैब में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी रखते हैं। आपने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, ये हैवी मेटल बॉडी का माइक्रोस्कोप होता है, ये उसकी आर्म होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नॉब होती है, यहाँ पे बच्चा नॉब होती है, एडजस्टमेंट के लिए नॉब होती है ना, यहाँ पे नॉब होती है। ये प्लेटफॉर्म होता है, क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म है जिसपे स्पेसिमेन, प्लेटफॉर्म है, इस पे स्पेसिमेन रखा जाता है। ये जो है ना, ये यहाँ पे स्पेसिमेन रखा है। स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं, एक ये ग्लास की स्लाइड है, उसके ऊपर स्पेसिमेन हम मतलब प्रिपेयर करते हैं, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कवर स्लिप लगा के इस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, ठीक है। ये पूरा प्लेटफॉर्म एडजस्टेबल होता है और हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। हमारे इस लैब, इस माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। लाइट की प्रेजेंस में वर्क करता है। देखिए बच्चा, यहाँ पे दो तरीके के लेंस होते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आईज लगा के देखते हैं, लगाते हैं कि नहीं, यहाँ से आईज आप लगा के देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं, आई पीस, इसको बोलते हैं आई पीस, है ना। और दूसरा, ये आपने देखा होगा, ये तीन तरीके के लेंसेज होते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इन तीनों को क्या बोलते हैं, इस लेंस को बोलते हैं आईपीस लेंस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इस आईपीस के जो लेंस होते हैं उसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर मतलब कितना बड़ा करके देख सकता है, वो 10x होती है या फिर 15x होती है, इतनी होती है, ठीक है। मतलब 10 टाइम बड़ा कर सकता है ऑब्जेक्ट को, या 15 टाइम बड़ा कर सकता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ना, ये इसमें तीनों ये अलग अलग आपको लेंस दिख रहे हैं। एक की 10x होती है, दूसरे की 40x होती है, और तीसरे की 100x होती है, ठीक है। तो तीनों की अलग अलग रिजॉल्विंग पावर होती है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक एक करके एडजस्ट करते हैं, लो से हाई रिजॉल्विंग पावर पे हम इसको देखते हैं स्पेसिमेन को। तो यहाँ पे आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चा, यहाँ पे आपका ये जो चीज है ना, नीचे एक आपका ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, मिरर। ये क्या करता है, ये मिरर है ना, लाइट को, मतलब इसको लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जहां से लाइट से एक्सपोजर आ रहा है ना, उसके सामने इसको पूरे को रखते हैं, और यहाँ से मिरर के ऊपर लाइट गिरनी चाहिए। तो ये लाइट है ना, जब मिरर के ऊपर गिरती है, वो स्पेसिमेन से होते हुए जाती है, पास होती है। ये स्पेसिमेन है, ये रखा था, ये स्पेसिमेन अपना यहाँ से होते हुए पास होती है। ये कहाँ एंटर करती है, आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, इसका मैग्निफिकेशन कर देता है बेटा। फर्स्ट टाइम मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस से होता है, यहां से फिर वापस इस स्पेसिमेन का सेकंड टाइम मैग्निफिकेशन कहाँ होता है, आपका ये आईपीस लेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार मैग्निफिकेशन होता है ना, 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन होता है। और आपको इमेज जो है वो कितनी बड़ी दिखती है, 1000 से 1500 टाइम्स जो है आपको इमेज बड़ी दिखती है, ठीक है। इतना मैग्निफिकेशन कर देता है ये। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, लैब में यूज किया जाता है।
अब हम एक दूसरे माइक्रोस्कोप की बात करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी मैंने बताया था ना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1940 में किसने करी थी? नोल एंड रस्का, RUSKA, और R भी लिखेंगे बड़ा, ठीक है। इस नोल और रस्का ने 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं? जब आपका ऑब्जेक्ट इतना छोटा हो कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से वो नहीं दिखता हो, तो हमको क्या है, उसके लिए उससे भी ज्यादा पावर का माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, है ना, तभी तो दिखेगा ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, जो सब सेल्यूलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, सब सेल्यूलर ऑब्जेक्ट, जैसे सेल तो आपने देख ली, सब सेल्यूलर ऑब्जेक्ट, सेल के अंदर वाले ऑब्जेक्ट, है ना, उनको देखने के लिए आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटा पड़ जाता है, उसकी रिजॉल्विंग पावर इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो सब सेल्यूलर ऑब्जेक्ट जो है वो आपको नहीं दिखते, इसलिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ओके, तो सेल की स्टडी जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। क्या करते हैं? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, ये यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इंटरनल वैक्यूम भी क्रिएट करते हैं, इंटरनल वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये इंटरनल वैक्यूम बहुत ही एसेंशियल होता है इसकी वर्किंग के लिए। और यहाँ पे हम एक्चुअल में ग्लास लेंस जो यूज किए थे ना, किसमें किए थे बच्चा ग्लास लेंस यूज? हमने ग्लास लेंस यूज किए थे, अभी मैंने आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करी थी ना, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये यूज किए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये यूज नहीं करते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी जगह पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? इलेक्ट्रो मैग्नेट्स यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं ग्लास लेंस की जगह। और यहाँ पे हमने ग्लास लेंस यूज किया था, और लाइट का सोर्स जो यूज किया था वो हमने सनलाइट यूज की थी, तो बीम ऑफ लाइट यूज की थी हमने यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, है ना, हमने बीम ऑफ लाइट यूज की थी, सनलाइट। लेकिन यहाँ पे हम ये भी यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे हम बीम ऑफ लाइट की जगह यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं और इसको लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। समझ में आ गया अब आपको? अब हम जो भी स्पेसिमेन बनाते हैं, जो भी स्पेसिमेन जिसका हमको मैग्निफिकेशन करना है, जिसका हमको स्टडी करनी है, उसकी हम बहुत ही थिन क्या करते हैं, ड्राई सेक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा थिन सेक्शन। क्या करते हैं? अल्ट्रा थिन सेक्शन कटिंग करते हैं, ठीक है। छोटा सा बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, है ना, अल्ट्रा थिन सेक्शन यूज करते हैं जिसको हमको स्टडी करना होता है। इस अल्ट्रा थिन सेक्शन को हम क्या करते हैं, कोटिंग करवा देते हैं। किससे कोटिंग करवाते हैं? इसकी मेटल से कोटिंग करवाते हैं। मेटल भी क्या यूज करेंगे हम? गोल्ड, ठीक है। क्यों बच्चा यूज करते हैं मेटल, यूज क्यों करते हैं हम? यहाँ पे गोल्ड यूज करते हैं, इसकी कोटिंग करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिले। क्या मिले बच्चा? कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिले। इसके बाद में जो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, जो आपको ऑब्टेंड होता है, क्या ऑब्टेंड होता है? इमेज, है ना, इमेज ऑब्टेंड होती है। इसको रखने के बाद में प्रिपरेशन करके हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं। इलेक्ट्रॉन की बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस स्पेसिमेन से पास होते हैं, और वो क्या करेंगे, इसकी इमेज को मैग्नीफाई कर देंगे। आपको जो इमेज मिलेगी उसको हम फ्लोरिसेंट स्क्रीन पे ऑब्टेंड करते हैं। किस पे करते हैं बच्चा? फ्लोरिसेंट। फ्लोरिसेंट मतलब ग्लो करने वाली स्क्रीन, फ्लोरिसेंट स्क्रीन पे ऑब्टेंड करते हैं, या फिर हम इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेंड करते हैं। किस पे? फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है। इन दोनों पे हम ऑब्टेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना मैग्निफिकेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से? 1 लाख टाइम मैग्नीफाई करते हैं। 1 लाख से 5 लाख टाइम मैग्निफिकेशन हो जाता है। मतलब देखिए, आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको 1 लाख से 5 लाख गुना बढ़ा के वो दिखा देता है, ठीक है। कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और अभी मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताया था, वो कितना करता है? 1000 से 1500 टाइम बढ़ा देता है इमेज को। तो देखिए कितना ये पावरफुल माइक्रोस्कोप है। इससे हम क्या करते हैं,
सेल के अंदर जो सब सेल्यूलर ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए आगे देखते हैं हम। अब बच्चा है ना, हम क्या करते हैं, देखो इसके बाद में ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्टिविटी, हमारी बुक की एक्टिविटी को देख लेते हैं। एक्टिविटी 5.1 है ना, इसको देखते हैं, एक्टिविटी 5.1 को देखते हैं। चलिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ, एक्टिविटी 5.1 कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। चलिए एक्टिविटी 5.1 में क्या करते हैं, हमको क्या करनी है, यहाँ पे एक स्लाइड बनानी है। क्या करनी है, स्लाइड बनानी है। इसकी स्लाइड बनानी है सेल की, ठीक है। इस एक्टिविटी में हमको एक स्लाइड बनानी है सेल की। तो हम क्या क्या करेंगे बच्चा, जो सेल हम यूज कर रहे हैं जिसकी स्लाइड बनानी है, हम यहाँ पे एक प्लांट सेल की स्लाइड बनाते हैं। किसकी, प्लांट सेल। ये प्लांट सेल कोई भी हो सकता है। हम यहाँ पे इस एक्टिविटी में ऑनियन पिल, इसकी स्लाइड बनाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चा, ऑनियन लेते हैं, ये आपका ऑनियन है ना, इस तरीके का होता है ना ऑनियन। ओके, ये ऑनियन की आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर जो ऑनियन की होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस को हटा देते हैं हम। एपिडर्मिस को कभी भी सेल स्लाइड बनाने में यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते यूज, क्योंकि एक्चुअल में एपिडर्मिस जो होती है सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है, ये डेड सेल होती है। अब ये आपका जब इसकी आप बनाओगे स्लाइड तो आपको कैसी दिखेगी, इसका स्ट्रक्चर दिखेगा आपको हनी कॉम्ब के जैसा, है ना। तो हनी कॉम्ब किसने देखा था सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने देखा था। अब आपको सेल दिखेगी नहीं, अंदर कुछ नजर नहीं आएगा, आपको हनी कॉम्ब की जैसी डेड सेल दिखेगी। तो एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट सेल लेयर होती है और वो डेड होती है। तो हम इसको कट करते हैं, अंदर के पिल लेते हैं, ठीक है। हम अंदर से उसका क्या करते हैं, एक स्लाइस ले लेते हैं इसकी, है ना। स्लाइस से हम क्या करते हैं, एक लेयर निकाल लेते हैं अंदर की सेल से, है ना, लेयर ले लेते हैं। अब उस लेयर को लेके हम क्या करते हैं बच्चा, अंदर की एक पिल ले लेते हैं, पिल का लेयर ले लेते हैं। अब उस लेयर को हमने यहाँ से इंटरनल से लेके एक वॉच ग्लास है, इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। इसमें हमने क्या किया है, पानी डाल दिया। क्या किया है, पानी डाला। इस लेयर को, इंटरनल लेयर को लेके हमने इसके अंदर डाल दी, जिससे क्या होता है कि ये ड्राई नहीं हो। ड्राई होने से, ड्राई नहीं होनी चाहिए हमारी, है ना। तो ड्राई होने के बाद तो डेड हो जाएगी कुछ देर के बाद में। तो और आप उसके बाद में क्या करोगे, इसको लेयर को लेके वॉच ग्लास में डाल दिया। वॉच ग्लास में आपने क्या किया, वाटर डाला था। अब हम क्या करेंगे, आपके पास में ये एक स्लाइड है, इसको क्या बोलते हैं, ये ग्लास स्लाइड है। ग्लास की जो है ना रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, इसको बोलते हैं ग्लास स्लाइड। और एक आपके पास होती है बहुत ही थिन, ये ऐसी ऐसी होती है, इसको कवर स्लिप बोलते हैं। ये स्पेसिमेन के ऊपर लगाने के काम आती है। ये भी बहुत ही पतले से ग्लास की बनी होती है, इसको बोलते हैं बच्चा कवर स्लिप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ग्लास, वॉच ग्लास से हमने जो आपका ऑनियन पिल लिया था ना उसको ट्रांसफर कर देंगे किसके ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर। अब हमने यहाँ पे आपका पिल ले लिया, ये पिल है, ठीक है। ओके, अब इस देखना है आपको, ये इंश्योर करना है कि ये फोल्ड नहीं होना चाहिए। ये आपका जो पिल लिया है ये फोल्ड नहीं होना चाहिए। तो आप ब्रश की हेल्प से इसको क्या करते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, ब्रश की हेल्प से इसको अनफोल्ड कर दिया, है ना। यदि फोल्ड हुआ है तो उसके बाद में हम यहाँ पे एक जो है ना स्टेन डाल देते हैं, ठीक है। स्टेनिंग करते हैं, स्टेन डालते हैं हम सेफ्रानिन, ठीक है। ये सेफ्रानिन जो है वो उसकी 1 या 2 ड्रॉप डाल देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और 1 और 2 ड्रॉप और हम क्या डाल देते हैं, वाटर की इसके ऊपर। स्पेसिमेन, यही हमारा स्पेसिमेन है, इसके ऊपर 1 या 2 ड्रॉप सेफ्रानिन डाल देंगे, है ना। और 1 और 2 ड्रॉप आपका वाटर डाल देंगे। ये सेफ्रानिन रेड कलर का स्टेन होता है, तो ये आपको रेड कलर प्रोवाइड कर देगा इसको। और ड्राई होने से बचाने के लिए वाटर डाल देते हैं। अब हम इसके बाद में इसके ऊपर कवर स्लिप डाल देते हैं। ये कवर स्लिप है ना बच्चे, ये इसके ऊपर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर ये कवर स्लिप लगा ली। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कवर स्लिप लगाते समय कि इस कवर स्लिप और स्पेसिमेन जो है ना, और ये आपका ग्लास स्लाइड, तो ग्लास स्लाइड और ये आपका कवर स्लिप, इनके बीच में एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, या मिनिमम मतलब एयर बबल्स आए तो चलता है, बहुत ही कम मतलब, लेकिन एयर बबल्स नहीं आना चाहिए। और यहाँ जो भी आसपास में आपने जो वाटर यूज किया, यहाँ पे आसपास में
ये स्लाइड का प्रिपरेशन बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे वाटर वगैरह नहीं नजर आना चाहिए। उसको यदि आता है तो टिश्यू पेपर से आप क्या करेंगे, उसको रब करके एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन स्लाइड बनाएंगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे इस तरीके से, इसको कवर स्लिप को इसके ऊपर लगाएंगे कि अंदर एयर बबल्स नहीं आए। अब हम क्या करेंगे, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, किसके नीचे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस ऑनियन पिल की जो स्लाइड हमने बनाई थी, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको कैसे नजर आता है बच्चा, ये देखिए इस तरीके से आपको नजर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है बच्चा, देखिए ये बहुत सारी जो है ना आपको ये लेयर लेयर नजर आ रही है, ठीक है, लेयर लेयर नजर आ रही है। तो ये जो लेयर्स जो है ना, ये एक्चुअल में आपको ये सेगमेंट में नजर आ रही है। तो ऑनियन पिल तो आपको एक इंटेक्ट, जैसे आपने आइज से देखी थी ना ऑनियन पिल, आइज से देखी थी तो वो क्या होता था बेटा, इंटेक्ट, है ना, इंटेक्ट ऑनियन पिल आपको नजर आया। लेकिन जब आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो रिजॉल्विंग पावर इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी आपको सेगमेंटेड नजर आ रही है, यहाँ सेगमेंट नजर आ रहा है, बीच में एक डॉट आपको है ना, ब्लैक कलर का डॉट नजर आ रहा है। ये जो सेगमेंट है ना बेटा, ईच एंड एवरी सेगमेंट इज नॉन एज सेल, इनको क्या बोलते हैं, सेल। और इस सेल की आपको यहाँ पे क्लियर बाउंड्री दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है सबको, है ना। तो ये सेल की जो बाउंड्री दिख रही है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं बच्चा, सेल की बाउंड्री सेल वॉल, मतलब सेल जिस जिस बाउंड्री से कवर होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सेल वॉल जो होती है, एक सेल की सेल वॉल दूसरे सेल की सेल वॉल से उसको, मतलब एक सेल जो है दूसरे सेल से सेल वॉल से क्या होती है, सेपरेट होती है। इसके बीच में भी आपको एक नजर आ रहा है, ये डार्क कलर का है ना, राउंड शेप स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, है ना, ये न्यूक्लियस कहलाता है। तो बच्चा इतना सारा स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाता है, सेल आपको दिख जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, न्यूक्लियस दिख जाता है, सेल वॉल दिख जाती है, ठीक है, ये सब आपको दिख जाता है। ओके, तो ये आपकी एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को मतलब प्रैक्टिकल में करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। बच्चा जिस तरीके से ये आपको सेल दिखी है ना, हाँ, जिस तरीके से ये आपको सेल दिखती है ऑनियन की, है ना, ये ऑनियन की सेल आपको दिख गई, है ना। वैसे के वैसे सारी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, वो सारी ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। तो सेल क्या है बच्चा, सारी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है ना। ये क्या है बच्चा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट सेल, है ना, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर। जैसे हम घर बनाते हैं ना, घर, घर में क्या होता है, घर किससे बनता है बेटा, घर बनता है ब्रिक से। किससे बनता है, ब्रिक से, है ना। तो हमारे जो हाउस है या, है ना, जो हमारा होम है, जो हाउस है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स होती है ना, उस पे सीमेंट लगा के फिर उस पे कलर लगा देते हैं हम लोग, है ना। तो ब्रिक्स बेसिक यूनिट होती है। वैसे के वैसे ही हमारी बॉडी जो है ना, उसकी बेसिक यूनिट कौन सी होती है, सेल होती है। तो सेल को कंपेयर कर सकते हो आप ब्रिक से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए सारी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बना होता है, ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होती है, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा। क्या नाम है बच्चा, अमीबा। अमीबा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना। क्लेमाइडोमोनास, नाम क्या है, क्ले माइडोमोनास, ये भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा पैरामीशियम, ये भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इन सबका जो है ना बॉडी, वो एक सेल से मिलके बना होता है। किससे, एक सेल से। तो एक ही सेल इनकी मतलब बॉडीज की सारी एक्टिविटी कौन करती है, ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय वन सेल ओनली। एक ही सेल से बॉडी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी होती है, मोर देन वन सेल, यदि एक से ज्यादा सेल से बनी होती है बॉडी, ये थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं,
है ना, मोर देन वन सेल, तो उन सारी ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बच्चा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनका बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एवरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, हम लोग है, हम लोग भी ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सारे ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। काऊ हो गया आपका, है ना, इन कुछ कुछ एग्जाम्पल ही यूनिसेल्युलर के है, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, एक से ज्यादा बॉडी सेल से बनी होती है ना बॉडी। अब देखिए, इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन होता है वो एक ही सेल से होता है, ठीक है। वो सिंगल सेल क्या होती है बच्चा, जाइगोट, है ना। तो इन सारी ऑर्गेनिज्म की जो जो फॉर्मेशन होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो कहां से आता है, सिंगल सेल से आता है। वो सिंगल सेल क्या है, जाइगोट, है ना। जाइगोट कैसे फॉर्म होती है आपको पता है ना, ये स्पर्म है ना, ये एग है, इस एग और स्पर्म के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। ये जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है, क्या है, सिंगल सेल। इस सिंगल सेल में बच्चा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन से क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। मतलब ये सेल जो है वो डिवाइड होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनता जाएगा। अब ये सिंगल सेल जो डिवाइड हो रही है ना, एक्चुअल में ये वही वाली बात आ गई वृक्षों की, कि जो सेल का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कौन करेगा, एक सेल मल्टीप्लाई करेगी दो सेल में, दो सेल मल्टीप्लाई करेगी चार सेल में, ठीक है, चार सेल 16 सेल में, है ना। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए बच्चा, इसके बाद में हम एक्टिविटी लेते हैं, एक्टिविटी 5.2। क्या है ये एक्टिविटी 5.2। इस एक्टिविटी में आपको एक सेल मतलब स्लाइड बनाने को बोला है, टेम्परेरी स्लाइड बनाने को बोला है, लीफ पिल की, टिप ऑफ रूट ऑफ ऑनियन की, पिल ऑफ ऑनियन, है ना, ऑफ डिफरेंट साइजेस, ये सब की आपको क्या बनानी है, स्लाइड बनानी है। ये सारी स्लाइड टेम्परेरी स्लाइड है, ठीक है। अब आपको लीफ पिल बनानी है, लीफ पिल, है ना। तो लीफ पिल कैसे बनाएंगे बेटा, लीफ का एक सेक्शन काट के, जैसा मैंने आपको बताया था 5.1 में वैसा करेंगे, है ना। टिप ऑफ रूट ऑफ ऑनियन, तो ऑनियन का टिप जो है रूट का, उसको ले लेंगे और उसको एज ए स्पेसिमेन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ ले लेंगे, यहाँ टिप ऑफ रूट ले लेंगे, है ना, ऑनियन पिल ले लेंगे डिफरेंट साइज के, और इन सब की हम स्लाइड प्रिपेयर कर देंगे, है ना। उसको पहले वॉच ग्लास में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कट करके उसको वॉच ग्लास में डाल देंगे, वॉच ग्लास में पानी के साथ में डालेंगे, फिर वहां से ट्रांसफर कर देंगे हम स्लाइड के ऊपर, और फिर हम क्या करेंगे, उसको ब्रश से अनफोल्ड कर देंगे, यदि फोल्डिंग हुई है तो। उसके बाद में 1 ड्रॉप सेफ्रानिन डाल देंगे, इसके बाद में सेफ्रानिन डालेंगे, 1 ड्रॉप वाटर डाल देंगे, ड्राई नहीं हो, उसके बाद में हम कवर स्लिप लगा देंगे। ये आपका तैयार हो गया टेम्परेरी स्लाइड। ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया, ये आपको खुद को करना है। नेक्स्ट देखिए, अब हम ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है, क्या होती है बच्चा, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है। तो सम सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, हम कुछ सेल्स की बात करते हैं। देखिए हमारे जो है ना, जो मसल्स होती है ना, मसल्स, तो हमारी मसल्स में भी सेल्स होती है, तो मसल्स को हम बोलते हैं स्मूथ मसल सेल, है ना, स्मूथ मसल सेल। मसल्स की सेल क्या कहलाती है, एक तो स्मूथ मसल्स होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं। देखिए 2-3 तरीके की सेल्स होती है, एक तो आपने देखा होगा मसल सेल जो होती है वो क्या होती है, वॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स, और दूसरा है कार्डियक मसल। ये 3 तरीके की होती है। स्मूथ मसल जो होती है वो इनवॉलेंटरी मसल्स होती है, इसके अलावा आपकी वॉलेंटरी मसल्स होती है, तो मसल्स की सेल्स, है ना। तो दूसरा है आपकी ब्लड की सेल्स, है ना, ब्लड सेल्स, नाम सुना होगा आपने। ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है। ब्लड में बच्चा क्या क्या होता है आपको पता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी भी बहुत तरीके की होती है ना। डब्ल्यूबीसी होती है ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, है ना, ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, इस तरीके की होती है। वो बाद में और 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना, जैसे बेसोफिल, एसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, है ना।
उसके बाद में आपका मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट, इस तरीके की ये आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, वेराइटी ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है। इसके बाद में आपने देखा होगा ओवम की सेल होती है, इसके बाद में आपने देखा होगा स्पर्म की सेल होती है ना। इसके बाद में आपने देखा जो आपकी बोन की सेल होती है, क्या बोलते हैं बच्चा, बोन सेल, है ना। बोन सेल्स क्या कहती है, क्या कहलाती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है, बोन की सेल को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, है ना। ओके, इसके बाद में आपने देखा होगा, नाम सुना होगा नर्व सेल, है ना, नर्व सेल। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा फैट सेल्स, है ना। ये बहुत सारी सेल्स होती है। नर्व सेल जो होती है वो किसमें, नर्वस सिस्टम में होती है, ब्रेन में होती है। फैट सेल कहाँ होती है बच्चा, एडिपोइड टिश्यू में होती है। बोन सेल कहाँ होती है, आपके बॉडी की जो बोन्स होती है ना, जैसे फीमर, टिबिया, फेबुला, इन सब में बोन सेल्स होती है। अब हम बात करते हैं इनके साइज और शेप के बारे में, ठीक है। बोन सेल की क्या करेंगे बच्चा, हम साइज और शेप के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं हम बोन सेल की। देखिए, बोन सेल की शेप और साइज के बारे में बात करते हैं, मतलब सॉरी, सेल की शेप और साइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेप ऑफ सेल। तो देखिए देखिए जो भी सेल की शेप और साइज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, शेप ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन दैट परफॉर्म बाय अ सेल। तो किसी भी सेल का जो शेप है ना, या सेल की साइज, ये डिपेंड करती है कि वो सेल जो है कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है। सारी सेल्स स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका शेप होता है सेल का, और साइज होती है। जैसे आपने देखा होगा, देखिए हमने यहाँ पे दो तरीके की बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं कि अमीबा की सेल, है ना, अमीबा, अमीबा की जो सेल होती है बच्चा, आपने देखा होगा अमीबा इस तरीके का होता है ना, ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है अमीबा का, ये अमीबा का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। आपने देखा होगा अमीबा की जो सेल की शेप होती है ना बच्चा, वो चेंजिंग शेप होती है। क्या होता है, चेंजिंग शेप होती है अमीबा की, होती है कि नहीं होती। आपने देखा होगा अमीबा का कि ये शेप चेंज करता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन कुछ सेल का शेप जो है, मैक्सिमम सेल का शेप जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। सेल का शेप क्या होता है बच्चा, फिक्स होता है। तो जो भी यूकैरियोटिक सेल होती है ना, उन सब का शेप फिक्स होता है। अभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। अब देखिए यूकैरियोट का, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दो नाम आते हैं आपके पास में। प्रोकैरियोट जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, यूकैरियोट जिसका न्यूक्लियस एडवांस है, ठीक है। ये ध्यान रखना, यूकैरियोट का मीनिंग होता है जिसका न्यूक्लियस एडवांस होता है, EUKARYOTIC, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इन सबका न्यूक्लियस एडवांस होता है। सारे ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की सेल का जो एक जनरल शेप होता है वो कैसा होता है बच्चा, स्पेरिकल। कैसा होता है, स्पेरिकल शेप, ठीक है। स्पेरिकल शेप जो होता है वो एक एक्चुअल में क्या होता है, आपका जनरल शेप होता है। और सेल का शेप जो है वो डिटरमाइन कौन करता है, डिटरमाइन, सेल का शेप डिटरमाइन करता है बच्चा कि वो सेल कैसा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। स्पेसिफिक फंक्शन कैसा परफॉर्म करती है उसके ऊपर सेल का शेप डिपेंड करता है। अब मैंने आपको बताया था कि अमीबा चेंजिंग शेप का होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी होती है, नाम सुना है ना, अभी बात की थी। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इस ल्यूकोसाइट का शेप भी चेंज होता है, ठीक है। क्या होता है, ये भी चेंजिंग शेप की होती है, ठीक है। देखिए नॉर्मली ल्यूकोसाइट, आगे मैं एक नई स्लाइड लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहाँ पे हमने दो तरीके की सेल पढ़ी है जो अपना शेप चेंज करती है। तो अमीबा शेप चेंज करता है, दूसरा ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट जो है ना, ये बच्चा है आपकी ब्लड के अंदर। डब्ल्यूबीसी कहाँ होती है बच्चा, ब्लड में होती है। ये आपका ब्लड है, क्या है बच्चा, ये ब्लड है, ठीक है। ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। इसमें ये डब्ल्यूबीसी है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, ल्यूकोसाइट। नॉर्मली ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल। क्या होता है, स्पेरिकल शेप होता है। अब मान लो ये आपके टिश्यू है, इधर बाहर जो है आपके टिश्यूज है, ऑर्गन्स है ना। इन सारे टिश्यूज के अंदर मान लो कोई पैथोजन आ गया। क्या आ गया बच्चा, फॉरेन पार्टिकल आ गया, बैक्टीरिया आ गया, पैथोजन आ गया। इसको बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन आ गया ना बाहर से, फॉरेन पार्टिकल।
बैक्टीरिया आ गया आपका, पैथोजन को बोलते हैं बैक्टीरिया, वायरस, तब ये डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी को सिग्नल मिल जाते हैं टिश्यूज से कि यहाँ पे कोई है ना पैथोजन आ गया है बॉडी के अंदर, तो डब्ल्यूबीसी यहाँ से इस ब्लड वेसल से बाहर निकल जाती है, ब्लड वेसल से बाहर निकल के टिश्यू में चली जाती है, और ये अपना स्फेरिकल शेप, ये स्फेरिकल शेप को क्या करेगी बच्चा, छोड़ के इर्रेगुलर शेप की बन जाएगी। ये शेप कैसा हो गया बच्चा, इर्रेगुलर शेप की बन जाएगी। और ये क्या करेगी, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए बच्चा, ये जो है आपकी डब्ल्यूबीसी बन गई, ये डब्ल्यूबीसी और ये आपका बैक्टीरिया पैथोजन। अब डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, यहाँ पे जैसे अमीबा अपने फॉल्स फिट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया। वैसे ही स्यूडोपोडिया बनाएगी, स्यूडोपोडिया बना के क्या करेगी, इसको एनगल्फ कर देगी, क्या कर देगी, एनगल्फ कर देगी, और फिर क्या करेगी, इसका चॉप कर देगी, ठीक है, कटिंग कर देगी छोटे छोटे पीसेज में, और इसको क्या कर देगी, डाइजेस्ट कर देगी, ठीक है। इस तरीके से डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आपने पढ़ा था ना कि डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये अपना शेप चेंज करती है, जब ब्लड वेसल्स में होती है तो ये राउंड शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, लेकिन जब ये टिश्यूज में एंटर कर जाती है तो इरेगुलर शेप की बन जाती है, ये अपना शेप चेंज कर देती है, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करके क्या कर देती है, बैक्टीरिया या पैथोजन को किल कर देती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो बच्चा ये लोग अपना शेप क्यों चेंज करते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, आप लोग और हम लोग तो नहीं कर सकते, हमारी तो जनरल बॉडी की सेल शेप चेंज नहीं करती, बहुत ही लिमिटेड सेल जैसे डब्ल्यूबीसी शेप चेंज कर रही है। अमीबा अपना शेप चेंज क्यों करता है, क्योंकि उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, एनिमल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ना, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चा, रिजिड होती है। तो इस फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही आपके, इस फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही आपका अमीबा है शेप चेंज करता है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही डब्ल्यूबीसी भी अपना शेप चेंज करती है। समझ में आ गया होगा आप सबको, है ना बच्चा। आगे चलते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं कि ये शेप जो है ना हमारा, वो हमने दो तरीके के ऑर्गेनिज्म पढ़े, एक तो हमने पढ़ा बच्चा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा पढ़ा हमने बच्चा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का शेप जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो शेप जो है वो कौन मेंटेन करता है, सेल का शेप है ना, क्योंकि एक्चुअल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है पूरी सेल का शेप मेंटेन करती है ना। तो इनमें सेल यहां पे लिखते थे बच्चा, सेल शेप मेंटेन कौन करता है, ये हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है, यहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का सेल शेप जो है वो कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का शेप मेंटेन करती है, ठीक है। और बहुत ही कम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी अपना शेप चेंज कर सकते हैं, जिसमें हमने बात करी थी अमीबा की। इसके अलावा जो आपके पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब अपना शेप चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो होते हैं ना वो, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलके सेल का शेप मेंटेन करती है, किसमें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। अब आप पूछेंगे कि ये एक्सोस्केलेटन क्या होता है ना। एक्सोस्केलेटन देखिए बच्चा, एक्सोस्केलेटन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आउटर कवरिंग जो होती है ना, आउटर हार्ड कवरिंग, एक्सोस्केलेटन होता है आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द बॉडी, एक्सोस्केलेटन कहलाती है, ठीक है। आउटर हार्ड कवरिंग, ठीक है, उसी को एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। एक्सो का मतलब आउटर, ठीक है, तो स्केलेटन का मतलब हार्ड कवरिंग, ओके।
तो वो उसका शेप मेंटेन करती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का शेप बहुत सारे फैक्टर मिलके मेंटेन करते हैं, है ना। तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का शेप जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये सेल जो होती है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर सेल्स होती है ना। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर सेल होती है और उस ऑर्गन्स के अंदर सेल का फंक्शन क्या है बच्चा। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में सेल का फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। कहीं पे सेल एक्सक्रीशन का काम करती है, कहीं पे सिक्रीशन का काम करती है ना। कहीं पे सेल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन क्रिएट करती है ना, फंक्शन परफॉर्म करती है, सॉरी क्रिएट नहीं, फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये सेल जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल एडेप्टेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा, फंक्शनल एडेप्टेशन। उस फंक्शनल एडेप्टेशन की वजह से सेल का शेप जो है वो मतलब डिफाइन होता है। दूसरी बात है सरफेस टेंशन। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चा, सबसे पहले हमने क्या बताया, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको बोलते हैं फंक्शनल एडेप्टेशन। दूसरा फैक्टर देखिए बच्चा, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन। तीसरा है कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, तो जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, एक्चुअल में एक टेंशन क्रिएट करता है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ये भी पता है आपको, है ना। तो सेल की जो लिक्विड लाइक फ्लूइड होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसकी सरफेस पे क्या होता है बच्चा, फोर्स इम्बैलेंस होने की वजह से टेंशन क्रिएट होता है, उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसके अलावा जो लिक्विड होता है सेल में उसकी विस्कोसिटी पे, विस्कोसिटी समझते हो, कितना विस्कस लिक्विड है, उसके ऊपर भी सेल का शेप डिपेंड करता है। ठीक है, और फोर्थ है बच्चा कि ये जो सेल होती है ना उसके आसपास की नेबरिंग सेल उसके ऊपर कितना प्रेशर डालती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये सेल है, इसके पास की सेल इसके ऊपर कितना प्रेशर डालती है। तो मैकेनिकल एक्शन या मैकेनिकल एक्शन एक्सर्टेड बाय द नेबरिंग सेल, है ना, उसके ऊपर भी सेल का शेप डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एक्शन एक्सर्टेड बाय नेबरिंग सेल या एडजस्टिंग सेल, तो इन चार फैक्टर के ऊपर आपका सेल का शेप डिपेंड करता है। किसमें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहला मैं फिर से बोल रहा हूँ फंक्शनल एडेप्टेशन पे कि सेल किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर सेल का शेप डिपेंड करता है। दूसरा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो होता है सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसकी जो एक्चुअल में उसके सरफेस पे जो टेंशन क्रिएट होता है फोर्स के इम्बैलेंस की वजह से, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। तीसरा है लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी कितनी है, कितना ज्यादा विस्कस है वो फ्लूइड, है ना, उसके ऊपर। और तीसरा है आपका मतलब एडजस्टेंट सेल उस पर्टिकुलर सेल पे कितना प्रेशर अप्लाई करती है, तो मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड बाय द एडजॉइनिंग सेल्स, है ना, ये भी बोल सकते हैं। इन चारों चीजों पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल का शेप डिपेंड करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये सब तो हो गया, अब हम बात करते हैं, देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होती है उनका शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हम अब बात करते हैं, देखिए ये सेल जो बॉडी की सेल्स देखते हैं आप, ये बॉडी की सेल है, इसको बोलते हैं नर्वस सेल। क्या बोलते हैं बच्चा, नर्वस सेल। इस नर्वस सेल का शेप आपने देखा कितना लंबा है ना, ये कितनी लंबी होती है, 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती है नर्वस सेल, बहुत लंबी होती है बॉडी के अंदर, इसलिए इसका शेप कैसे बोलेंगे बच्चा, इलोंगेटेड। क्या होता है शेप, इलोंगेटेड शेप होता है। अब बच्चा देखो इलोंगेटेड क्यों होता है, क्यों इतना लंबा शेप है इसका, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है कि यहाँ से जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वहां से क्या करते हैं, सेंसेशन को ले लेती है, ये वहां से क्या करती है, सेंसेशन को ले लेती है और कहाँ तक पहुंचाती है आपकी, है ना, ब्रेन तक पहुंचाती है ना, ब्रेन तक पहुंचाती है। तो आपके ऑर्गन से ब्रेन तक जाएंगे सेंसेशन, और ब्रेन से वापस कहाँ जाएंगे, आपके इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, मसल्स या ग्लैंड की तरफ जाएंगे, इसलिए इसकी साइज जो होती है बहुत ही लंबी होती है। ठीक है, तो इसका इसका फंक्शन होता है आपका इम्पल्स का ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इसकी वजह से इसका शेप इलोंगेटेड होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं हम सेल, देखिए ये है नेक्स्ट सेल आपकी, इसका नाम है
मसल सेल, ये जो मसल सेल्स होती है ना, इसको स्मूथ मसल सेल बोलते हैं। स्मूथ मसल सेल का शेप होता है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप होता है, कैसा होता है बच्चा? स्पिंडल शेप का मीनिंग होता है बच्चा, यहाँ टेपरिंग एंड होता है, दोनों के दोनों एंड क्लोज होते हैं, ठीक है। ये है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इसका शेप भी डिफरेंट है ना। ये जो आपका सेल है इसको हम बोलते हैं फैट सेल। क्या बोलते हैं बच्चा? फैट सेल, है ना। ये फैट सेल कहाँ होती है? एडिपोज टिश्यूज में होती है। मतलब जो फैटी टिश्यूज होते हैं उसको बोलते हैं हम एडिपोज। उसमें होती है ये फैट सेल, ओके। तो इसका जो शेप है वो राउंड शेप होता है। कैसा होता है? राउंड शेप, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी बॉडी की दूसरी सेल से। चलिए बेटा, एक मिनट, है ना, मैं यहाँ पे, अब देखिए, ये नेक्स्ट सेल जो है उसका नाम है आपका, ये है स्पर्म सेल। क्या है? इसका शेप आपको नजर आ रहा है? कैसा होता है? स्पून शेप होता है ना, स्पून के जैसा होता है। ये आपकी है एग सेल। एग सेल कैसी होती है बच्चा? राउंड शेप होती है, ठीक है, एकदम राउंड। इसके अलावा देखिए, आप बात करते हैं, ये आपकी सेल है WBC। ये जो है ना, क्या है? WBC। ये भी आपकी शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप। अभी डिस्कशन किया हमने, है ना, ये सारे ही आपकी स्फेरिकल शेप की होती है, कुछ इरेगुलर भी होती है। ये आपकी जो सेल होती है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ब्रांच है ना, ये आपकी बॉडी की पिगमेंटेड सेल होती है। क्या होती है? पिगमेंट सेल। इसका शेप कैसा है बच्चा? ब्रांच। पिगमेंट कहाँ पे होते हैं? स्किन के अंदर। पिगमेंट का नाम क्या होता है? मेलानिन पिगमेंट। तो ये सारी पिगमेंटेड सेल जो होती है वो क्या होती है बच्चा? आपकी स्किन में होती है, और उसका शेप होता है ब्रांच शेप होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया, एक और शेप देख लेते हैं, आरबीसी, है ना। आरबीसी जो होती है ना, रेड ब्लड सेल, आरबीसी का शेप होता है डिस्कॉइडल। ये इस तरीके से आरबीसी होती है ना, ये इस तरीके से होती है, ठीक है। यहां से अंदर से, यहां से इस तरीके से होती है। देखिए फिर से बना देता हूं मैं, ये इस तरीके से आरबीसी का शेप होता है, ठीक है। इस शेप को बोलते हैं डिस्कॉइडल, ठीक है, ओके। तो ये सारी शेप हो गए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप जो है सेल के डिपेंड करता है कि सेल कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है, उसके ऊपर शेप होता है सेल का, ठीक है बच्चा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा, अभी है ना हम बात कर रहे हैं ये सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप है। अब हमारी सेल बॉडी जो है ना, बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी की, बॉडी के सारे ऑर्गन्स, है ना, सारे ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। आपको पता है कि बॉडी के सारे ऑर्गन जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी के, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कैरिड आउट करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं बच्चा, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे आप है ना छोटी क्लासों में थे, है ना, जैसे आप प्री प्रेप में थे, है ना, तो प्री प्रेप में आपको क्या करता था? एक ही टीचर पढ़ाता था कि नहीं पढ़ाता था? सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर। फिर प्रेप में आए, प्रेप में भी आपको एक या दो टीचर पढ़ाते थे। उसके बाद में आप जब 6th क्लास में आए, है ना, तो आपको क्या हुआ? मतलब 3-4 टीचर पढ़ाने लग गए, है ना, या 5-6 टीचर पढ़ाने लग गए। तो 6 से 10 तक तो 5-6 टीचर पढ़ाते हैं। अब आपको यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए टीचर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। फिर आप 11th में आए, 11th में आपको और ज्यादा टीचर पढ़ाने लग गए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था प्री प्रेप में। प्रेप में भी आपको एक या दो टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। अब आपको 6 में आए ना, तो साइंस को किसने पढ़ाया? एक टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, एक सब्जेक्ट साइंस है, एक ही टीचर ने पढ़ाया। लेकिन आप जब 11th में आए तो आपको साइंस किस में कन्वर्ट होगी? आपकी फिजिक्स में, है ना, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में,
ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगी। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ाने वाला एक ही टीचर था, इधर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ाने वाले तीन तीन टीचर हो गए, मतलब सेम काम को बहुत सारे टीचर मिलके कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? छोटी क्लास में आपका डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आपका क्या होता है कि एक ही टीचर सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सारी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे बड़ी क्लासों में आते गए तो आपका मतलब टीचर जो है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टीचर बनते होते गए, है ना। तो इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर से जोड़ सकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी होती है। वो ऑर्गन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कैरिड आउट करते हैं। जैसे आप देखिए, हम बात करते हैं अमीबा की, है ना। तो अमीबा के अंदर क्या होता है बच्चा, आपने देखा होगा कि अमीबा का बॉडी जो है वो एक ही सेल से मिलके बना होता है, ओनली वन सेल से। तो एक ही सेल जो होती है अमीबा की, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। ओनली वन सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन, करती है कि नहीं करती है? ठीक है, लेकिन हमारे में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे देखिए हार्ट, हमारे में हार्ट होता है ना। हार्ट क्या करता है बच्चा, ब्लड को पंप करता है ना, ब्लड को पंप करता है। हमारी किडनी क्या करती है, किडनी क्या करती है बच्चा, किडनी करती है फिल्ट्रेशन करती है, किसको, है ना, हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी, है ना। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, प्यूरिफिकेशन करती है। इसके अलावा आपका स्टोमक क्या करता है, स्टोमक फूड का डाइजेशन करता है। ठीक है, आपका ब्रेन थिंकिंग वाला पार्ट करता है, नर्वस सिस्टम थिंकिंग का पार्ट प्ले करता है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। किसमें, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि बॉडी की एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। अमीबा में रेस्पिरेशन कौन करता है बच्चा, रेस्पिरेशन जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। और बॉडी में डाइजेशन का काम कौन करती है, बॉडी की एक ही सेल करती है। एक्सक्रीशन का काम बॉडी की एक ही सेल में सब कुछ होता है ना। तो ये सारी जो है एक्चुअल में सिंगल सेल परफॉर्म करती है, किसमें, अमीबा के अंदर, है ना। यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उसमें एक ही सेल जब सारे फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसमें लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमारे में होता है। अब हमारे में क्या होता है बच्चा, आप देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी एक सेल है, जो हमारी बॉडी की जो सेल होती है, ठीक है, एक मिनट, इसको लिखते हैं सेल। हमारी बॉडी की जो सेल होती है उस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, मैं एक दूसरी स्लाइड लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेल ऑर्गेनेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, ठीक है, देखिए बच्चा, तो सेल ऑर्गेनेल के अंदर हमने बताया था कि सेल ऑर्गेनेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा राइबोसोम, राइबोसोम करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस। क्या करते हैं बच्चा, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद में आपका प्लास्टिड क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं कि नहीं करते, इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। देखो सबके अलग अलग फंक्शन है ना। लाइसोसोम, ये क्या करता है, ये लाइसोसोम क्या करता है बच्चा, आपको पता है लाइसोसोम जो है वेस्ट सब्सटेंस को क्लीन करता है, क्लीनिंग करने का काम करता है। तो इतने सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल है उनके अपने अपने जो है फंक्शन है। तो यहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है हमारे में, सिंगल सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है। समझ में आ गया होगा बच्चा आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेल साइज की। क्या बात करते हैं, सेल साइज की। ओके,
देखिए सेल की साइज जो होती है वो भी एक्चुअल में वेरी करती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, एक ही ऑर्गेनिज्म में सेल की साइज भी वेरी करती है, ठीक है। तो सेल की साइज जो वेरी करती है वो एक स्मॉल बैक्टीरिया से लगाकर ऑस्ट्रिच के एग, ठीक है, सेल साइज वेरी करती है। तो बैक्टीरिया जो होता है, जो आपका छोटे से छोटा बैक्टीरिया, उसकी साइज जो होती है 0.2 से 5 माइक्रोमीटर तक की साइज होती है। माइक्रोन किसके इक्वल होता है बच्चा? 10 टू पावर माइनस 6 मीटर के, एक माइक्रोन 10 टू पावर माइनस 6 मीटर के इक्वल होता है। तो 0.2 से 5 माइक्रोमीटर ये साइज होती है बैक्टीरिया की सेल की। यहां से लगाकर ऑस्ट्रिच के एग तक, ऑस्ट्रिच के एग की साइज जो होती है वो आपकी 18 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 18 सेंटीमीटर, यहां तक साइज वेरी करती है। अब देखिए आपकी एक मेरीन एल्गी है, ठीक है, मेरीन एल्गी जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। क्या नाम है? इस एसिटाबुलेरिया की जो सेल की लेंथ होती है, साइज होती है, वो एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बच्चा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, साइज है ना। एक हमारे पास में हेम्प का पौधा होता है। क्या होता है बच्चा? हेम्प। इस हेम्प को बोलते हैं मनीला हेम्प। क्या बोलते हैं? मनीला हेम्प। इस मनीला हेम्प की जो साइज होती है फाइबर की, है ना, उसकी साइज होती है 100 सेंटीमीटर। क्या होती है? 100 सेंटीमीटर। तो देखिए ये सेल साइज वेरी करती है। ओके, अब आपकी नर्वस सेल होती है ना, नर्वस सेल, उसकी साइज कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती है नर्वस सेल, ये भी आपको पता है। अब बात करते हैं हम, देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की। किसकी बात करते हैं? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की। प्रोकैरियोट जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना टाइप का न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट जिसमें नए टाइप का न्यूक्लियस होता है ना, मतलब आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इसमें, यूकैरियोट में। तो जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। उसकी सेल की साइज जो होती है वो 1 से 10 मिलीमीटर के बीच में वेरी करती है, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की सेल साइज जो होती है वो 10 से 100 मिलीमीटर के बीच में वेरी करती है। मतलब हमारी सेल साइज बड़ी होती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ओके, अब हमारे में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं बच्चा, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अभी मैंने आपको बात की एसिटाबुलेरिया, ये आपकी मल्टी सेल्युलर में कौन सी सेल है? प्लांट सेल है। और आपकी नर्वस सेल जो है वो कौन सी सेल है? वो एनिमल सेल है। बच्चा समझ में आ रहा है आपको? प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। तो हम प्लांट सेल में सबसे लंबी सेल मनीला हेम्प 100 सेंटीमीटर, है ना, और नर्वस सेल जो लॉन्गेस्ट सेल है 90 सेंटीमीटर एनिमल सेल में होती है, ठीक है। अब आपके बिगेस्ट सेल की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच का एग जो है वो हमारी मतलब बिगेस्ट सेल है ना, इस तरीके से। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये आपके क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल, है ना, इसमें सबसे आपका बिगेस्ट सेल कौन सी होती है? किसकी होती है? अमीबा प्रोटियस की। अमीबा प्रोटियस, अमीबा पता है ना, अमीबा की एक वेराइटी है अमीबा प्रोटियस। उसकी सेल की साइज सबसे आपकी बिगेस्ट सेल होती है, ठीक है, अमीबा प्रोटियस में, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट में। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की। किसकी बात करते हैं? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो देखिए आप, हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल में, सब में से स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा की एक मतलब स्पीशीज है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा बच्चा क्या होता है? ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच की इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है बच्चा? माइकोप्लाज्मा ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो इसकी सेल की जो साइज होती है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है इसकी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको? अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, समझ में आ गया आप सबको? अब हम बात करते हैं सेल के वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में? सेल के वॉल्यूम के बारे में। चलिए देखते हैं सेल वॉल्यूम। देखिए सेल का वॉल्यूम जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फेयरली कांस्टेंट होता है सेल का वॉल्यूम, है ना।
सेल का वॉल्यूम फेयरली कांस्टेंट होता है ना। एक पर्टिकुलर सेल टाइप के लिए सेल का वॉल्यूम फेयरली कांस्टेंट होता है, और सेल का वॉल्यूम जो होता है ना वो एक्चुअल में साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से इंडिपेंडेंट होता है। किससे इंडिपेंडेंट होता है? ऑर्गेनिज्म की कितनी बड़ी साइज है उससे इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आप बात करते हैं यहाँ पे, देखिए किडनी सेल की, किडनी की सेल और लीवर की सेल, ठीक है। तो लीवर की सेल और किडनी की सेल, दोनों की सेल जो होती है वो एक्चुअल में सेम साइज की होती है। कैसी होती है बच्चा? सेम साइज की सेल होती है, ठीक है। किसमें? आप यहाँ पे माउस ले लो, ठीक है, MOUSE, ठीक है, माउस ले लो। आप यहाँ पे हॉर्स ले लो, काऊ ले लो। इन सब की किडनी और लीवर की सेल की साइज क्या होगी बच्चा? आपकी सब में सारी ऑर्गेनिज्म की एक जैसी सेल की साइज होगी, ठीक है। अब क्या होता है, आप यहाँ पे एलिफेंट ले लेते हैं और रैट ले लेते हैं। अब एलिफेंट तो बहुत बड़ी साइज का होता है ना, बहुत बिग साइज का एलिफेंट होता है। रैट तो बहुत छोटा सा होता है, छुटकू सा होता है। अब यहाँ पे एलिफेंट और रैट के अंदर क्या डिफरेंस है बच्चा? इनकी सेल की साइज जो होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती है। सेल साइज में समझाने का मीनिंग क्या है? सेल साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है ना। मतलब सेल का वॉल्यूम जो है वो फेयरली कांस्टेंट होता है। तो डिफरेंस कहाँ है? ये इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म, ये इतना छोटा ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सेल्स का डिफरेंस होता है बच्चा। किसका? नंबर ऑफ सेल्स। अब देखिए नंबर ऑफ सेल्स किस में ज्यादा होगी? आपकी ऑब्वियसली एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होती है और रैट में नंबर ऑफ सेल्स कम होती है, ठीक है। मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन एलिफेंट्स बट द सेल साइज ऑफ एलिमेंट्स एंड रैट्स आर सेम। तो सेल वॉल्यूम इज फेयरली कांस्टेंट फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया बच्चा? तो सारी ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे अभी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मेरा बच्चों वीडियो अच्छा लगता है या लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए बच्चा। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आगे पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।